तो क्या क्या फॉर्मूले मालूम है तुमको और उसके हिसाब से क्या क्या चीजें पूछनी है तुमको, बताओ। सर एटॉमिक मास निकालने का पता है सर। एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला पता है, ठीक है। और सर नंबर ये मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को Na से इंटू करने का सर वो सब पता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को Na से इंटू, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता एक्चुअल में, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कंसेप्ट है बेसिकली। ठीक है, खैर आगे। और सर और सब फार्मूला सर याद था लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे। तो बता दो क्या क्या फॉर्मूला है, हम मना थोड़े ना कर हाँ रहा सर। सर रिलेटिव मास। है। बताओ भाई जल्दी। चलो हम तुमको दो सजेशन देते हैं, ठीक है, तुमको जिस पार्ट यस में सर। दिक्कत हो रहा है। एक सजेशन ये कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, पहले तो ये बता दो हमको। एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोला करते हैं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे तो उस केस में हम लोग न्यूट्रल एटम मेंशन करेंगे, ठीक है, अदरवाइज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और दूसरा एक टर्म होता है मास यस सर। नंबर, ये क्या होता है? जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है? सर टोटल एटॉमिक मास ऑफ वन एटम नहीं, इन। गलत बोल रहा है, मास नंबर ये नहीं होता। सर मास नंबर क्या होता है, बताओ जल्दी। स्क्रीन दिख रहा है ना तुमको? हाँ सर दिख रहा है। ओके, बोलो भाई मास नंबर क्या होता है, जल्दी बोलो। एक- कॉपी में पढ़ के बोल रहा है। नहीं सर रिकॉल कर रहे हैं। पढ़ के बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉल करने की ऐसे कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पढ़ के ही बोल सकते हैं। नहीं सर रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। सर रिकॉल नहीं कर पा रहे। मास नंबर का होता है मतलब सिंपली कि, एक सेकेंड, हाँ, मास नंबर का सिंपल सा मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ यस सर। प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और इन यस दोनों सर। चीज़ों का जैसे एटॉमिक नंबर 1 से लेके, ये जेड वाला पार्ट, जेड इज इक्वल टू 1 मतलब बेसिकली हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग। हाइड्रोजन से लेके जेड इज इक्वल टू 20, इसका मतलब कैल्शियम की बात कर रहा है, ठीक है। यस सर। 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और मास नंबर प्रॉपरली याद कर लो, ठीक है। यस सर। एटॉमिक नंबर मास नंबर मतलब बेसिकली उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये सारी यस चीज़ें याद करो, ये वैल्यूज याद करके रखो, ठीक है। और इसको याद करने के बाद या याद करने से पहले भी वो लिस्ट अपने सामने रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। अब यस। देखो, जो 11th मेडिकल में जो लेक्चर बताए हैं, ठीक है, वो मेडिकल वाले लेक्चर का हम पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर, ये लेक्चर्स तुमको फॉरवर्ड कर रहे हैं, शुरू के 3 से 4 लेक्चर्स। तो शुरू के 3 से 4 लेक्चर देखो, केवल तुमको मालूम पड़ जाएगा, जो तुमको कंफ्यूजन हो रहा है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, ये हाँ तुमको सर। अच्छे से समझ आ जाएगा, तो तुमको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और उसमें ये जो टर्म होता है एम्यू, ये चीज क्या होता है, या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ये सब मतलब एनसीईआरटी सर में बहुत ही एटॉमिक टेक्निकल। मास यूनिट। हाँ, मतलब नहीं, नाम नहीं पूछ रहे हैं, इसका टेक्निकल मतलब क्या होता है। तो जैसे एटॉमिक मास यूनिट वाला पार्ट हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, एनसीईआरटी ने बहुत टेक्निकल लैंग्वेज दे रखा है, क्योंकि लोगों को इतना डिटेल में समझाने से अच्छा सीधा बोला जाता है डेफिनेशन रट लो। लेकिन यस जब सर। उसको समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, तो पता चलेगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास और कुछ नहीं है, बेसिकली मास नंबर है। और 1 AMU वाला पार्ट और कुछ नहीं है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, जिसका वैल्यू होता है, या मास ऑफ प्रोटॉन बोलो या मास ऑफ न्यूट्रॉन बोलो, दोनों का मास बराबर होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम के बराबर वैल्यू होता है। ये वैल्यू मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन का होता है। तो 1 AMU बोलो या मास ऑफ यस सर। प्रोटॉन बोलो या मास ऑफ न्यूट्रॉन बोलो, सब सेम चीज है, लेकिन यस सर। बोलने का तरीका अलग होता है। जैसे पसेरी वर्ड सुना है कभी, पसेरी? पसेरी नहीं सर। क्विंटल सुना है? हाँ क्विंटल सुना है। क्या होता है क्विंटल? सब अंग्रेज लोग हो गए हैं, हिंदी का कुछ मालूम ही नहीं होता। घर वाले से पूछना कभी, पसेरी सुने कभी? बताओ क्विंटल क्या होता है। एक मिनट सर कॉल आ गया था। बोलो भाई जल्दी।
बस क्या हाँ होता सर, है? मेजरमेंट यूनिट है किस क्विंटल। चीज का मेजरमेंट यूनिट है क्विंटल? सर मास का। मास का कितना होता है 1 क्विंटल? सर 100 टन। 100? टन। 100 टन को बोलते हैं क्विंटल। नहीं सर, क्विंटल 100 टन नहीं। चलो ये मालूम कर लेना। ठीक है मान लो सर। कि एक क्विंटल बोल रहे हैं, तो जैसे है ना कि हम लोग केजी के टर्म में तो काम कर सकते थे, हाँ लेकिन हम सर। लोग केजी के टर्म में काम ना करके क्विंटल के टर्म में काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? सर तो क्योंकि सेपरेट करने के लिए सर ये वर्ड सुना है कभी, मास में? ये वर्ड सुना है कभी, तोला? सर नहीं सर। ये भी नहीं सुना है कभी? कि नहीं मम्मी सर। या पापा के साथ ज्वेलरी शॉप पे गया है? अच्छा हाँ सर, सुना है। कहाँ पे सुना है? सर ज्वेलरी शॉप और भी कई शॉप में सर सुने, लेकिन पता मतलब इसका मतलब क्या है सर, पता नहीं चला। नॉर्मल तोला जो है ज्वेलरी शॉप में सोना चांदी सब खरीदने के टाइम पे आता है। हाँ बाकी सर। कलर वालर में कभी पहले यूज किया जाता था, 1 तोला कलर दे दो, 1 तोला रंग दे दो, इस टाइप का। तो तोला क्यों यूज कर रहा है? तोला क्या है, इसको हम किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते थे क्या? 1 किलो सोना, 0.1 किलो सोना, आधा किलो सोना, 0.05 किलो सोना, बोलने में क्या यस दिक्कत सर। हो रहा था? मिलीग्राम क्यों यूज करते हैं? जैसे 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम। तो इसके जगह पे 10⁻⁶ किलोग्राम बोल सकते थे, क्या तकलीफ था भाई? तो यस होता क्या है, जैसे हम सोना हम लोग कभी केजी के भाव में खरीदते गए, 1 केजी सोना खरीद के आ गया, चलो भैया तो बहुत पैसा हो गया, 1 किलो सोना खरीद के लाते हैं, हाँ सर। ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं होता सर। है। सोना हम लोग नॉर्मली तोला के टर्म में रखते हैं, मिलीग्राम के टर्म में रखते हैं। तो सोने का जो मेजरमेंट है, मतलब जो सोना है उसके क्वांटिटी का मेजरमेंट काफी स्मॉल टर्म में रखा जाता है, जिसको मिलीग्राम बोलने के लैंग्वेज, जैसे मान लो किलोग्राम है तो 0.1 यस किलोग्राम सर। बोलना कभी अच्छा नहीं लगेगा। अरे हिंदी में तो और नहीं बोल सकते, हिंदी में बोलेंगे कि हिंदी में क्या बोल 0.1 किलोग्राम दे दो, ये बोलना एब्सर्ड लगेगा ना। हाँ सर। तो 0.1 भी बोलना एब्सर्ड लगेगा, तो 0.01 दे दो, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा लोगों के अंदर। तो यस सर। जैसे 0.1 किलोग्राम की जगह पे हम लोग आराम से 100 ग्राम बोला करते हैं, ऐसा बोल लेते हैं आराम से कि 100 ग्राम दे दो, ठीक है? तो किलोग्राम में 0.1 बोलने की जगह पे 100 बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, इंटीजर टाइप बोलना ज्यादा अच्छा लगता है। यस तो सर। नॉर्मली हम लोग जहाँ जाते हैं, जैसे सब्जी मार्केट में गए, तो सब्जी मार्केट में मिलीग्राम चलता है क्या? नहीं सर। कितना मिलीग्राम सब्जी दो, ऐसा नहीं बोलता। सब्जी ग्राम में क्या चलता है? तो मिर्च किलोग्राम। मिर्च विर्च खरीदते हैं तो ग्राम चलता भी है, अदरवाइज किलोग्राम चलता है, राइट? यस तो सर। उसमें जैसे हम लोग सब्जी मार्केट में, तो किलोग्राम है अपना एक फीजिबल यूनिट है, यूनिट बहुत सारा है, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, 10 तरह का चीज है। लेकिन यस सर। हम लोग जहाँ जा रहे हैं उसके हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है, तो सब्जी मार्केट में केजी का रिक्वायरमेंट है, बट सोने की दुकान में मिलीग्राम का रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे एक नया यूनिट और बना देते हैं हम लोग, तोला, कि इतना मिलीग्राम इज इक्वल टू ये तोला। ठीक है, हमको नहीं यस मालूम सर। क्या कन्वर्जन है, बट इतना मिलीग्राम इज इक्वल टू तोला। वहाँ एक और नया बना दिया यूनिट हम लोग, सिमिलर टाइप से। यस जैसे मान लो कि हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं, तो सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, क्या तकलीफ है? तो हम लोग यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस है, तो यस सर। सेंटीमीटर में क्यों नहीं मेजर करते हैं, क्या तकलीफ है? या मीटर में क्यों नहीं मेजर करते हैं? क्योंकि मालूम है कि मीटर के टर्म में वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। यस लेकिन सर। अगर मान लो कि हम लोग घर का एक दीवार जो है, जैसे तुम जिस रूम में तुम बैठा है, उसके एक दीवार से दूसरे दीवार का डिस्टेंस मेजर करना है, तो उसको यस सर। किलोमीटर में मेजर करना एब्सर्ड होगा। इसको यस सर। मीटर के टर्म में मेजर करना आसान होगा, या फिर सेंटीमीटर में भी थोड़ा मुश्किल होगा, मीटर में रिलेटिवली आसान होगा, बट मतलब किलोमीटर में अंडरस्टैंडिंग के लिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एग्जैक्टली सेम टाइप का चीज, जब हम लोग एटॉमिक लेवल पे मास की बात करते हैं, तो मालूम है कि एटम हम लोग आंखों से देख नहीं सकते। तो एटम इतना छोटा चीज है कि उसका मास जो है वो किलोग्राम के टर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट ग्राम के यस टर्म सर। में रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है। तो एक ऐसा नाम दे दिया गया, जैसे मिलीग्राम है, सिमिलर टाइप से एक नाम दे दिया गया, एएमयू। एएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। इस वर्ड से क्या समझ में आता है, एटॉमिक मास यूनिट, ये वर्ड से क्या समझ में आता है, ये पूरे टर्म से क्या समझ में आता है? सर मास पर यूनिट सर। नहीं,
एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूनिट बना रहे हैं, यस सर। एटॉमिक मास यूनिट। एक एटम के मास को रिलेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, इजी वे में बोलने के लिए हम लोगों ने एक नया यूनिट बना दिया। जैसे मिलीग्राम एक यूनिट है मास का, सिमिलर टाइप से एटॉमिक मास यूनिट भी एएमयू वाला पार्ट बेसिकली एक यूनिट है, लेकिन ये केवल एटॉमिक लेवल पे कैलकुलेशंस के लिए चलता है, बाकी जगह पे जरूरत नहीं पड़ती इस चीज की। तो ये जो यस सर। एएमयू है इसका मतलब होता है, जैसे मिलीग्राम का क्या मतलब होता है, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम? सर गूगल गूगल कर रहा है जी तुम, एकदम नहीं सर, नालायक है। नहीं सर, गूगल नहीं कर रहे। तो क्या करने लगे, इतना टाइम लगता है मिलीग्राम ग्राम में, याद रखना होता है ये सब चीज। सर रिकॉल नहीं कर पा रहे सर। मिली सेंटी डेसीमीटर, तो मिली से जब सेंटी में गए तो 10 से डिवाइड किया, फिर मिली सेंटी डेसी में, सॉरी मिली के बाद सेंटी में गए तो 10, डेसी में गए तो 100, और ग्राम सो में गए तो 1000। इसका मतलब 10 टू 1000। द पावर -3। तो इस पूरे पार्ट में अगर ढंग से देखो तो ग्राम तो है यहाँ पे, मिलीग्राम के लैंग्वेज में अगर मिलीग्राम बोले हम लोग, मिलीग्राम एक यूनिट था, ठीक है, तो उसमें ग्राम तो यस है, सर। बट ग्राम के आगे 10 टू द पावर -3 का फैक्टर है। तो सिमिलर टाइप से 1 mu इज इक्वल टू, ग्राम तो होगा लेकिन ग्राम के आगे 1.66 या 1.67 जो भी ले लो, होता है ना 1.66, तो हम लोग यस सर। 1.6666 जाने से अच्छे 1.67 कर दिए। 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इतना ग्राम इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटम का मास अगर निकालना चाहते हैं, बेसिकली एक मास का मतलब एक प्रोटॉन का मास निकालना चाहते हैं तो 1 AMU, तो 2 प्रोटॉन का मास 2 AMU, 10 प्रोटॉन का मास यस सर। 10 AMU 10 mu। बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो एक एटम है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन है, ठीक है, और दो यस सर। न्यूट्रॉन है, तो 2 प्रोटॉन का मास 2 AMU, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, इसका मतलब इसका मास भी 2 AMU। टोटल मास टू कितना एम हो यू गया? 4। 4 mu। समझ आया? यस सर। तो एक बार वो लेक्चर देखो, उस लेक्चर को देख के तुमको प्रॉपर इंसाइट मिल जाएगा कि इसका बेसिक मतलब क्या है। और उसके बाद फिर हम एक दिन डाउट क्लास हमारा लगा देंगे, कल तो एग्जाम है तुम्हारा, अपने हाँ सर। फिजिबिलिटी के हिसाब से लेक्चर देख लो, हड़बड़ी में मत देखने, कल एग्जाम है तो हड़बड़ी में देख लेते। जैसे ये एक चीज ऐसा है, जैसे 11th 12th में क्या करना है तुमको, साइंस लेना है कि नॉन साइंस में जाना है? सर साइंस। तो अगर साइंस लेना है तो 11th में ये चीज़ रिपीट होगा। जैसे अभी हम 11th वालों को जब पढ़ा रहे थे, तो कुछ 9th वाले स्टूडेंट्स हैं हम लोग के, जो 9th के यहाँ पढ़ते थे, वो 5-6 यस स्टूडेंट सर। इंजीनियरिंग में, 5-6 स्टूडेंट मेडिकल में थे। तो उसमें सब स्टूडेंट, सर ये तो हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, सर ये तो हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। तो वो लोग तो एक्चुअल में सर पढ़ वही चुके थे। सेम चीज है 11th में। सेम चीज है, बस थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है, लेकिन जो शुरू का 3-4 लेक्चर्स है वो ये सब रिकॉल कराना पड़ता है, क्योंकि लोगों को ये चीज पता ही नहीं होता। लोग 11th में चले जाते, उनको नहीं पता होता है। इनफैक्ट वो लोग इसको रट के आते तो है, तो रट के कितना दिन तक याद रखेगा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का भूल यस सर। जाते हैं लोग। उनको लगता है कि 9th की चीजें कहाँ 11th में जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन जब इसको अच्छे से आप समझ लेंगे तो इसको याद नहीं रखना पड़ेगा, एक जनरलाइज लैंग्वेज में मतलब सोच पाएंगे। जैसे ना रिकॉल नहीं कर पा रहे, हाँ रिकॉल सर। तब नहीं कर सकते जब हम किसी चीज को रट के बैठ गए हैं, ये ऐसा होता है। लेकिन उसको जब समझ के रटेंगे तो याद रखना काफी आसान हो जाता है। तो इसको आराम से समझ लो जो लेक्चर्स है, और हड़बड़ी में मत समझना, क्योंकि 11th में फिर से रिपीट होगा। और अगर ये बेसिक पार्ट शुरू में रहा अच्छा, तो तुम्हारा शुरू का 3-4 लेक्चर बहुत स्मूथली निकलेगा, और उसके बाद की चीजें तुमको काफी आराम तरीके से समझ में आएंगी। वरना यही चीज यस जब सर। 11th में सीखेंगे तो तुमको लगेगा अरे यार ये तो बहुत भारी चीज है, ठीक है। तो उसमें आराम से लेक्चर देख लेना, शुरू का 3-4 लेक्चर्स। और हम सजेशन दे देंगे, जैसे हम तुमको लिंक अभी भिजवा देते हैं विशाल सर से, कि कौन कौन से 3-4 लेक्चर्स देखने हैं तुमको, तब तुम्हारे सारे क्वेश्चन आराम से स्मूथली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। 11th क्लास, सॉरी ठीक है 9th सर। क्लास में जो टॉपिक है ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझने में टाइम लगेगा। ये जैसे रीड बैच में हम पढ़ा रहे, तो वहाँ पे भी लोगों को समझने में टाइम लगा, इसी चीज को 6 लेक्चर 7 लेक्चर तक हम पढ़ाए पूरे मोल कंसेप्ट को। ये समझने में टाइम लगेगा। अच्छा टॉपिक है, डिफिकल्ट भी टॉपिक है, समझने में टाइम दो, बट एक बार समझ लिए तो 11th क्लास का पहला टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। ठीक है सर। हम लेक्चर भिजवा देंगे, और उसके बाद लेक्चर देखने के बाद अगर तुमको नोट्स चाहिए होगा उसका, तो विशाल सर से बोल देना, वो तुमको उन लेक्चर से एसोसिएटेड चाहिए नोट्स नहीं सर, लेक्चर से फिर नोट्स हम अपने से बना लेंगे। अपने से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट वही लेक्चर का नोट्स मिल जाएगा, तो तुम लेक्चर से नोट्स क्यों बनाना चाहेगा? उससे अच्छे कि लेक्चर हाँ को दो सर। बार 3 बार देख लो, तो उससे तुमको वापस से चीजें समझ, मतलब जो चीज तुमको नहीं समझ आया ना, वो चीज को वापस से समझ लेना कि अच्छा ये चीज ऐसा फिर सर क्यों बोल रहे थे, फिर से रिवाइंड करके देख लेना, रेदर देन नोट्स बनाने के लेक्चर समझने पे ज्यादा थ्रस्ट डाल डाल के रखो, ठीक ठीक है है। सर। ठीक है, चलो ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं सर। चलो ठीक है, ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर।